Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Today I am here with another topic that is neuroglia. तो बेसिकली हमने पहले पढ़ा था न्यूरॉन्स के बारे में. नर्वस टिश्यू की 2 टाइप्स होती हैं. एक न्यूरॉन्स होते हैं जिसको हमने पढ़ लिया है कम्प्लीटली, और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं. अब हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूरोग्लिया को. सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको इंट्रो पढ़ लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है. ग्लिया ग्लू से निकला है. ग्लिया ग्लू दैट हेल्ड नर्वस टिश्यू टुगेदर. न्यूरोग्लिया बेसिकली करता ये है कि वो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको टुगेदर हेल्ड करके रखता है एक ग्लू की तरह. मेक अप अबाउट हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हाफ ऑफ द वॉल्यूम न्यूरोग्लिया बनाते हैं. न्यूरोग्लिया डू नॉट जनरेट और प्रोपगेट एक्शन पोटेंशियल नॉन एक्साइटेबल. मतलब जैसे न्यूरॉन्स हमारे पास एक्साइटेबल सेल्स थे, वो नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सकते थे उस, लेकिन न्यूरोग्लिया बिल्कुल भी वैसे नहीं है. वो नॉन एक्साइटेबल हैं, वो कोई नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं करते. और दूसरी बात जो उनसे अलग है वो ये कि ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि न्यूरॉन मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे. क्यों? क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम नहीं था. लेकिन न्यूरोग्लिया कैन डिवाइड. ब्रेन ट्यूमर्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्लिया कॉल्ड ग्लियोमास. अब न्यूरॉन्स होते हैं वो तो डिवाइड नहीं हो पाते, लेकिन जो न्यूरोग्लिया जो ब्रेन में प्रेजेंट है उसके एबनॉर्मली मल्टीप्लाई होने की वजह से ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं. अच्छा, अब न्यूरोग्लिया की 6 टाइप्स हैं टोटल, लेकिन 4 जो टाइप्स हैं इसकी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, और जो 2 रिमेनिंग टाइप्स हैं वो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, एपेंडिमल सेल्स ये हमारे पास आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और शवान सेल्स, सैटेलाइट सेल्स हमारे पास आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. न्यूरोग्लिया ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 4 थे, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, एपेंडिमल सेल्स. अब हम इन चारों को पढ़ेंगे. न्यूरोग्लिया ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सबसे पहले हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स आते हैं. अब एस्ट्रोसाइट्स के नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये स्टार शेप्ड सेल्स होता है. इनकी ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं एस्ट्रोसाइट्स की, आप देख सकते हैं कि ये स्टार शेप्ड का है. इनकी जो ये ब्रांचेस निकल रही हैं इसको हम कहते हैं प्रोसेसेस. The processes of astrocytes make contact with blood capillaries. अब ये blood capillary है हमारे पास, इससे इसका जो है वो contact हो रहा है. किस तरह से? ये इसका ये जो थोड़ा सा swell area है, बटन लाइक स्ट्रक्चर है, इसके और blood capillary के बीच में joint होता है, जिसकी वजह से इसका astrocytes का और blood capillary का contact होता है आपस में. Neurons and the pia matter a thin membrane around the brain and spinal cord. अच्छा, अब इसका ब्लड कैपिलरी से भी कांटेक्ट है, न्यूरॉन से भी कांटेक्ट है. आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूरॉन से भी कांटेक्ट है, और पिया मैटर जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी, अ थिन मेम्ब्रेन अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उससे भी इसका कांटेक्ट होता है. अच्छा, अब एस्ट्रोसाइट्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं. फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स जो कि वाइट मैटर में पाई जाती है, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स जो कि ग्रे मैटर में पाई जाते हैं. अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स. प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स. अब ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एस्ट्रोसाइट्स और सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को. प्रोसेसेस रैप्स अराउंड ब्लड कैपिलरीज, आइसोलेट न्यूरॉन्स ऑफ सीएनएस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस इन ब्लड, मेक्स सेलेक्टिव परमिएबिलिटी. अब क्या होता है कि इसकी जो प्रोसेसेस जो ब्रांचेस निकल रही थी मैंने आपको बताया था, वो रैप हो जाती हैं अराउंड ब्लड कैपिलरी. ब्लड कैपिलरी को ये रैप कर लेती हैं, आइसोलेट न्यूरॉन्स ऑफ सीएनएस, और आइसोलेट कर लेती हैं न्यूरॉन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, और प्रोटेक्ट करती हैं उनको हार्मफुल सब्सटेंसेस से. अगर ब्लड में कोई हार्मफुल सब्सटेंस है तो ये मेक श्योर करेगी कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो न्यूरॉन तक ना जाए, सिर्फ ब्लड में ही रहे, और न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करेंगे. मतलब ये एक तरह से सेलेक्टिव परमिएबिलिटी कर रहे हैं. किस तरह से? अगर ब्लड में कोई न्यूट्रिएंट या कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि न्यूरॉन्स के लिए फ़ायदेमंद है उसको ये आने देंगी, लेकिन जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करेंगी न्यूरॉन्स को.
फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर। अच्छा, अब ये जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं किस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हार्मफुल सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट करती हैं। अब ये किस तरह से बनेगा कि ब्लड कैपिलरी, उसके बाद उसको रैप अराउंड किया हुआ होता है एस्ट्रोसाइट्स ने, और फिर होता है न्यूरॉन। तो ये एक बैरियर बन जाता है जिसकी वजह से ब्लड में अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस, टॉक्सिक मटेरियल है तो वो न्यूरॉन में नहीं जा सकता। उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, मेंटेन्स प्रॉपर केमिकल इन्वायरमेंट फॉर जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अच्छा, अब ये क्या करती है, नर्व इम्पल्स के जनरेट होने के लिए एक प्रॉपर केमिकल इन्वायरमेंट बनाती है। अच्छा, अब हम इसकी सेकेंड टाइप पढ़ लेते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये स्मॉल होते हैं एस्ट्रोसाइट्स से, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग द माइलिन शीट अराउंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स एक्सॉन्स। अब आप देख सकते हैं कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो माइलिन शीट बनाते हैं अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारे पास न्यूरॉन होगा, उसका जो एक्सॉन है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है हमारी माइलिन शीट, उसको बनाता है कौन, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब हम देख लेते हैं माइक्रोग्लिया को। ये बहुत ही माइक्रोग्लिया नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये स्मॉल सेल्स हैं। फंक्शंस एज फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स क्या करते हैं, फेगोसाइट्स ये करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो सेल्यूलर डेब्रिस होता है उसको engulf कर लेती हैं। तो इसी तरह से माइक्रोग्लिया जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है उसका भी ऐसा ही काम होता है जैसा टिश्यू में मैक्रोफेजेस का काम होता है। ये रिमूव करता है माइक्रोब्स और सेल्यूलर डेब्रिस को। अब हम आ जाते हैं एपिडर्मल सेल्स पे। क्यूबॉइडल होते हैं ये, यहाँ पे कॉलमनार सेल्स भी होते हैं जैसा आपको दिख रहा होगा इसमें। सिंगल लेयर विथ माइक्रोविलाई एंड सीलिया। अब ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सिंगल लेयर होती है एपिडर्मल सेल्स की। लाइन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये लाइनिंग बनाती है ब्रेन की और सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की। इसका फंक्शन क्या होते हैं, प्रोड्यूस, पॉसिबली मॉनिटर एंड असिस्ट इन द सर्कुलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये क्या करती है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है और उसकी सर्कुलेशन को असिस्ट करती है, मतलब देखती है इसकी सर्कुलेशंस को। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया न्यूरोग्लिया ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम आ गए हैं न्यूरोग्लिया ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसकी टू टाइप्स मैंने आपको बताया था, शवान सेल्स और सैटेलाइट सेल्स। पहले हम शवान सेल्स को पढ़ लेते हैं। दी सेल्स एंड सर्कल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्सॉन्स लाइक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, दे फॉर्म माइलिन शीट अराउंड एक्सॉन्स। अब जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स थे, उसी से सिमिलर काम है इसका, बट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या करते हैं कि ये जो एक्सॉन है हमारे पास उसको एनसर्कल कर लेते हैं शवान सेल्स और माइलिन शीट बना देते हैं अराउंड एक्सॉन्स। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं सैटेलाइट सेल्स पे। सैटेलाइट सेल्स सराउंड्स द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। सेल बॉडी को सराउंड कर देते हैं सैटेलाइट सेल्स, देख सकते हैं आप। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। रेगुलेट द एक्सचेंजेस ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूरोनल सेल्स बॉडीज एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये क्या करते हैं कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एक तो, दूसरा ये रेगुलेट कर रहे हैं मटेरियल्स को बिटवीन न्यूरोनल सेल बॉडीज़ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान। अच्छा, अब आज के इस लेक्चर के बाद मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, विच सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोग्लिया फंक्शन एज फेगोसाइट्स। अब कौन सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरोग्लिया ऐसा था जो कि फेगोसाइटोसिस कर रहा था। अब आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।